दोस्तों, आए दिन समाचार पत्र खोलिए या आप टीवी लगाइए और आपको या सोशल मीडिया पे जैसे ही आप समाचार की तरफ जाते हैं, आपको कई समाचार लगातार पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलते हैं कि आज अमुक स्थान पे अमुक व्यक्ति के साथ डिजिटल अरेस्ट करके इतने लाख रुपए ठग लिया। कभी कभी करोड़ों में रुपया ठग लेते हैं। आजकल ये समस्या विगत कुछ वर्षों से साइबर ठगों का एक नया हथियार बन गई है। डिजिटल अरेस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले समझें कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट एक ये बनाया हुआ शब्द है, ऐसा कोई शब्द लॉ में या कहीं किसी किताब में या डेफिनेशन इसका नहीं मिलता है। इसको समझा ऐसे जा सकता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो साइबर क्राइम करते हुए साइबर ठगी की मंशा से किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसको कि वो ठगने की मंशा रखता है, दुराशा रखता है, उसको इस तरह से नियंत्रित कर ले, उसके मानस को, उसके माइंड को नियंत्रित कर ले, उसके एक्शंस को नियंत्रित कर ले कि वो उसके निर्देशों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसे करके हम समझ सकते हैं कि ये डिजिटल अरेस्ट है। डिजिटल अरेस्ट भी साइबर क्राइम का ही एक रूप है। साइबर क्राइम बहुत सारे होते हैं। साइबर क्राइम आपके एटीएम से पैसे निकाल लेना, या आपके क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग करके उससे पैसे निकाल लेना, डेबिट कार्ड से पैसे निकाल लेना, या ऑनलाइन शॉपिंग में आपके साथ धोखा कर लेना, या आपके नाम से ऑनलाइन शॉपिंग कर लेना। ये तो आम सी चीज़ें हैं और बहुत सारे टेक्निकल भी साइबर क्राइम होते हैं। और जितने भी ये हैकिंग वगैरह आप सुनते हैं, और अब तो बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे हो गया है। अब तो कई सारे देश आपस में इसका एक दूसरे देशों के प्रति दुश्मनी निकालने के लिए इसका हैकिंग का और सब का इस्तेमाल करते हैं। ये आए दिन की खबरें हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना है, अवेयर करना है, आपसे बात करना है डिजिटल अरेस्ट के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि डिजिटल अरेस्ट का मतलब क्या होता है वो मैंने बता दिया। डिजिटल अरेस्ट का जो टारगेट है, वो टारगेट ग्रुप सर्वाधिक होता है रिटायर्ड लोग, रिटायर्ड ऑफिसर से रिटायर्ड एम्प्लॉइज। क्योंकि उसके पास जनरली ऐसा देखा जाता है कि एक कॉर्पस होता है पैसों का, और वो कहीं ना कहीं बैंक में या उसको बचा के अपने जो शेष जीवन है उसको जीवन यापन के लिए बचा के रखते हैं। उस उम्र में आते आते व्यक्ति थोड़ा भावनात्मक रूप से भी शिथिल पड़ने लगते हैं, तो उसको भावनात्मक ब्लैकमेल आसानी से किया जा सकता है। यंग बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं, किसी भी एज के व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन जो सामान्यतः टेंडेंसी इन लोगों की देखी गई है, जो साइबर क्राइम करते हैं इस तरह का डिजिटल अरेस्ट, वो रिटायर्ड, जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं, या जो ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, उनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब एक आम जो मैंने साइबर क्राइम बताया था अभी वाला, जो ऑनलाइन शॉपिंग और एटीएम से निकाल लिया, वो उसके अमाउंट फिर भी जनरली कम होता है। लेकिन डिजिटल अरेस्ट में तो आपने पढ़ा होगा, अखबारों में सुना होगा, करोड़ों रुपए तक के डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। अभी नोएडा में एक घटना हुई थी, एक केस हुआ, उसमें 3.25 करोड़ रुपए ठग लिया था। खैर, वो तो पुलिस की, यहाँ की पुलिस को साधुवाद कि उन्होंने उनको पकड़ा, क्रिमिनल्स को, और कुछ रिकवरी भी हुई है और उसमें कार्रवाई चल रही है। लेकिन ऐसे आए दिन घटनाएं होती रहती है। अब इसमें केवल एक ही बचाव है इसका, कि जागरूक रहे। इसका केवल जागरूक रहने का एक बचाव होता है। जो अपने आप जो अज्ञात कॉल अगर आपके पास आती है, विशेषकर ऑडियो या वीडियो कॉल को, तो अगर अज्ञात है या किसी इंटरनेशनल नंबर से, तो उसका जवाब नहीं देना है, उसको पिक नहीं करना है, अपनी डिवाइस को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। और जो अगर आपके साथ ऐसा कुछ लगता है कि कोई व्यक्ति आपको धमकी दे के या किसी प्रकार का डरा के कुछ पैसे ऐंठने का प्रयास कर रहा है, तो तत्काल उसमें जो गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है 1930 बहुत पॉपुलर हो गई है, मीडिया में लगातार काफ़ी लोगों को पता है इसके बारे में, उस पर आप संपर्क करिए। टोल फ्री है, हेल्पलाइन है। नहीं तो फिर उसमें cybercrime.gov.in करके इनकी वेबसाइट है, उस पर भी जाके कर सकते हैं। पूरे नेशनल लेवल पे साइबर क्राइम की रोकथाम, उसका प्रचार प्रसार, और उससे बाकी जितने भी उसके पहलू हैं, उसके कोऑर्डिनेशन का जो काम है, वो 4C कहा जाता है, CCCC, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये इसको देखता है काम को। अब सवाल है कि ये करते कैसे हैं। बहुत कॉमन से तरीके इनके,
जो अभी तक देखने में सामने आए हैं वो ये या तो कोई सीबीआई ऑफिसर बन जाएंगी, या तो ईडी के ऑफिसर, या कस्टम्स के ऑफिसर, या कोई पुलिस ऑफिसर, थाने के इंचार्ज एसएचओ, या कोई एसपी, या कुछ भी बोल देते हैं। कभी कभी जज बनकर भी इन्होंने इस तरह की ठगियाँ की हैं। और ये फिर इस तरह की चीज़ें करेंगे जैसे कि मैं कस्टम से बोल रहा हूँ और आपका एक कोई पार्सल है जो पकड़ा गया जिसमें ड्रग निकली है। अब आप डर जाएंगे। कभी ये कहेंगे कि आपके नाम से पार्सल था, कभी ये कहेंगे कि आपके आधार कार्ड के फला पे तस्करी की जा रही थी, कभी किसी और अपने को बताएंगे पुलिस ऑफिसर है, फिर कह देंगे कि आपके बेटा हमारे थाने बैठा हुआ है, या आपकी वाइफ फला फला इस तरह से है। ये पहले थोड़ी सी रैकी करते हैं, डिजिटल रैकी, थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब ये सोचिए कि इनको नंबर कहाँ से मिलते हैं। तो अभी एक दिन में अभी 2-3 दिन पहले ऐसा भी हुआ है जबकि एक किसी सेल्समैन को पकड़ा गया जिसने के 1500 नंबर बेचे थे ठगों को। तो नंबर कैसे इनको मिल जाते हैं वो बहुत आजकल आसान काम है, क्योंकि हमारा नंबर इतनी जगह इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग को शॉपिंग करने जाते हैं कपड़े की तो वो नंबर मांगता है हमारा, हम लोग उसको दे देते हैं इस चक्कर में कि उसके मेंबर बन जाएंगे, डिस्काउंट मिल जाएगा। वो नंबर धीरे धीरे ट्रेवल करके गलत हाथों में पहुंच जाता है। ऐसे नंबर मिला, फिर ये रैकी करते हैं, उसका प्रोफाइल निकालते हैं, प्रोफाइल भी आजकल अवेलेबल हो जाता है। वहाँ से इनको थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं कि इनका कितना फाइनेंशियल, इनके पास कैसा स्टेटस है, क्या रहा होगा। तो फिर ये ट्राई करते हैं। हिट एंड ट्रायल है, 10 जगह कोशिश करेंगे तो 2 जगह 3 जगह सफल हो जाता है, 4 जगह सफल हो जाएगा तो उतने लोग ठगेंगे। मैं बहुत ही आम भाषा में इसलिए बात कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि नंबर 1 कि पहले आप एकदम डरिए मत। कोई सरकारी संस्था, वो सीबीआई हो, ईडी हो, कोई जज साहब हो, कोई कस्टम्स के साहब हो, या कोई पुलिस ऑफिसर हो, वो टेलीफोन करके आपको रिश्वत नहीं मांगेगा। अगर मांगेगा भी इस तरह से पैसे, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कि आप उसको पैसे दे दोगे और वो आपका जो गलती अगर की भी है तो उसको क्षमा कर देगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको दर्ज करने की, उसकी विवेचना करने की, उसमें कार्रवाई करने की, वो भी एक प्रक्रिया है। और अगर नहीं किया है तो उसमें, और दर्ज हो गया गलती से लेकिन किसी ने नहीं किया अपराध, तो उसमें से निकलने की भी एक प्रक्रिया है। ऐसे फोन करके कोई ऐसे कह दे कि इतने रुपए दे दीजिए तो मैं छोड़ दूंगा, और इतने रुपए दी तो आपका नाम निकल जाएगा, या जो आपका पार्सल आया वो उसमें जो ड्रग्स हैं उसको हम मैनेज कर लेंगे, ये सब एकदम गलत है। थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी एजेंसी में, किसी कानून में, किसी कोर्ट में, किसी थाने में। ऐसा कहीं नहीं होता जहां पर के आपने फोन पे बात हुई और आपने अपना फंड्स ट्रांसफर किए और आपको जो रिलीफ वो प्रॉमिस कर रहा है वो मिल जाएगी। ये बात तब है जबकि आपको डर है। अगर आपको डर ही नहीं है तो फिर क्यों? ये तो होगी उसकी बात जो कि वो डर से दिखाते हैं। दूसरा जो कॉमन एक इंस्टेंस है वो उस तरह का होता है जिसमें कि किसी को, आपके बेटे को या वाइफ को या बेटी को या किसी और जिसमें आप इंटरेस्टेड है, हो सकता है कि आप माता पिता में कोई के बारे में भी कर सकते हैं, उनको दिखा दिया कि साहब वो कस्टम पे पकड़े गए हैं या थाने में बैठे हैं पकड़े। तो पहले वेरीफाई कर लीजिए। कोई आपके घर में कोई और होगा, अगर आपको उसने वीडियो कॉल पे लिया हुआ है और आपको वो ऐसे डराएंगे कि दरवाज़ा मत खोलना, कमरा मत खोलना, किसी को बताना नहीं मेरे बारे में और आपके बारे में, नहीं तो फिर काम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल वो एकदम आपको एक तरह समझिए कि इंटेलेक्चुअली कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन आप हिम्मत करके किसी और से वेरीफाई करा दीजिए कि जिस बेटे के बारे में बात कर रहे हैं वो कहाँ है। आजकल हर घर, हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है। या उसके किसी दोस्त से पूछ लीजिए, या उसी से पूछिए जो बता रहा है, पूछ रहा है कि मेरा बेटा तू बता जरा कहाँ है, मेरा को वीडियो कॉल बात करा दे, या उसका नाम बता दे, उसका आइडेंटिफिकेशन बता दे, कुछ क्या है, क्या किया है उसने, अगर थाने बिठाया है तो क्यों बिठाया है। जब आप बहस करोगे, बिना डरे करोगे, नहीं डरोगे, तो थोड़ी देर में होपलेस हो जाएगा और फिर आप शायद बच जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहली बात, हमें जागरूक रहना है। नंबर 2, कुछ प्रिकॉशन जैसे कि अपनी डिवाइस को सुरक्षित रखना है, किसी के हाथ नहीं लगने देना। जो आपकी या तो जो इस तरह की कॉल हैं, जो अज्ञात कॉल हैं, खासकर वीडियो कॉल हैं, उसको आपको
अटेंड नहीं करना है। तमाम ऐसे कॉल्स हैं जो पाकिस्तान के नंबरों से, चाइना के नंबरों से वहाँ से आते हैं। और वास्तविकता ये है कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए, पुलिस के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट और दुरूह और चैलेंजिंग काम होता है कि अगर आपने एक बार फंड्स ट्रांसफ़र कर दिए, उसको ट्रेस करना, उसको ट्रेल तक जाना, पकड़ना, फिर रिकवरी करना, चूँकि ये सब कुछ डिजिटल हो रहा है, फिज़िकल नहीं है, तो इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बेहतर यह है कि आप उससे बचें, जागरूक रहें। अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो 1930 पे बताएँ, या जो मैंने वेबसाइट बताई आपको वहाँ बताएँ। हिम्मत से काम लें। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये विश्वास आपको कानून में होना चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना था। आप जागरूक रहेंगे तो बचे रहेंगे। कृपया करके खुद भी इसको समझें और जो आपके आसपास लोग हैं उनसे भी इस बारे में चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।